नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं जम्मू और कश्मीर की। आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 कैपिटल ए के ख़त्म होने के बाद, यानी कि आर्टिकल 370 के निष्प्रभावी और आर्टिकल 35 कैपिटल ए के ख़त्म होने के बाद जम्मू और कश्मीर में जो राइट की बात थी, जो 35 कैपिटल ए की वजह से नहीं मिल पा रहे थे, जिस विषय का आंदोलन भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद या बहुत सारे संघ परिवार के जो परिवार हैं या उनके जो संगठन हैं, वो पिछले 80 वर्ष से उठा रहे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा भी इसी बात पर दिया था, जनसंघ की स्थापना भी इसी बात को लेकर हुई थी और भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य यही था। भारतीय जनता पार्टी के 3 बड़े इशू, जिनमें से 2 वो सॉल्व कर चुके हैं और तीसरा आधा सॉल्व कर चुके हैं। पहला इशू था आर्टिकल 370, उस समय का आर्टिकल 370 का इंतज़ाम हो गया। दूसरा इशू राम मंदिर का निर्माण था, उसका भी इंतज़ाम हो गया। और तीसरा इशू यूनिफॉर्म सिविल कोड और तुष्टिकरण को ख़त्म करना। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले में ऑनरेबल राज्य सरकारें लगातार बिल लेकर आ रही, गुजरात वाले अभी भी लेकर आए हैं, उत्तराखंड लेकर आया। तो ये विषय कहा जा सकता है कि यूसीसी भी लगभग सॉल्व होने को है और उसके बाद केंद्र बड़ा बिल लेकर आएगा और काम खत्म कर देगा। लेकिन एक बात आर्टिकल 35 कैपिटल ए की वजह से, आर्टिकल 35 कैपिटल ए एक ऐसा आर्टिकल था जिसको लेजिस्लेशन ने पास नहीं किया था, संविधान के मुख्य प्रावधानों में भी नहीं लिखा गया था। नेहरू जी ने एक चिट्ठी उस समय के राष्ट्रपति को लिखी। राष्ट्रपति ने एक ऑफिशियल लेटर में लिखा, क्या राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि कोई ऐसा आर्टिकल बना सकता है बिना पार्लियामेंट जाए? नेहरू जी ने उसका जवाब दिया था और ये कहा था ये ऑफिशियल विषय हैं, इनको हम अनऑफिशियली डिस्कस करेंगे। और ये चिट्ठी भी ऑफिशियल थी, यानी कि नेहरू जी के मन में आर्टिकल 35 कैपिटल ए था, जिसके तहत हिंदुओं को जम्मू और कश्मीर में जाने से रोकना, जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान से आए रिफ्यूजी जो उस समय पाकिस्तान से माइग्रेट हुए और जम्मू और कश्मीर में रुके, उनको अधिकार ना देना, डिस्प्लेस्ड पर्सन्स को अधिकार ना देना, जम्मू और कश्मीर में जो हिंदू महिलाएं हैं अगर वो बाहर विवाह कर लेती हैं तो उनके अधिकारों को छोड़ देना, गोरखा वहां पर जो आए हुए हैं उनको हटा देना, जो स्वीपर्स पंजाब से कभी जाकर वहां बसे थे या बसाए गए थे उनको अधिकार न देना था। ये आर्टिकल 35 कैपिटल ए का प्रावधान था। और आपको किसी को मारना हो, आजकल किलिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसकी ज़रूरी नहीं है कि उसकी हत्या कर दी जाए। सरकार अगर हत्या करना चाहती तो उसके फंडामेंटल राइट छीन लिए जाए। किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट छीन लीजिए, उसकी पॉलिटिकल डेथ हो जाएगी और धीरे धीरे करके वो समाप्त हो जाएगा। जैसे अगर किसी से कह दिया जाए कि तुम्हें रहने का, परमानेंट रहने का अधिकार नहीं है, किसी को ये कह दिया जाए कि तुमको नौकरी करने का, सरकारी लाभ लेने का अधिकार नहीं है, तुमको प्रोफेशनल एजुकेशन का अधिकार नहीं है और तुमको सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का भी अधिकार नहीं है। तो जब वेलफेयर स्टेट की हम बात करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में वेलफेयर स्टेट में अगर ये 4 अधिकार किसी के रोक दिए जाएं तो आप मानकर चलिए वो या तो खाना बदोश होगा, और खाना बदोश के भी थोड़े राइट होते हैं, उसको जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। धीरे धीरे वो पीढ़ियां नष्ट होती जाएंगी या फिर वो राज्य छोड़कर बाहर जाते रहेंगे। जम्मू और कश्मीर में भी ऐसा ही हुआ। उस समय पाकिस्तान से जो लोग आए वो जम्मू कश्मीर में रुक गए तो उनको अधिकार नहीं मिले, लेकिन उनमें से अडवाणी जी यहाँ आ गए, उनमें से मनमोहन सिंह जी यहाँ आ गए, उनमें से इंद्र कुमार गुजराल यहाँ दिल्ली तक आ गए, तो इनको पूर्ण रूप से अधिकार मिले। इनको पूर्ण रूप से अधिकार मिले का मतलब है कि ये भारत के प्रधानमंत्री भी हुए। लेकिन जो लोग जम्मू और कश्मीर में रुक गए वहां सरकार ने उनको वो नहीं दिया। अब सवाल ये पैदा होता है 1947 में जिस समय हमला कर दिया था पाकिस्तान ने, उस समय कुछ लोग जो पाकिस्तान के समर्थक थे वो पाकिस्तान के साइड में चले गए और बाकी के यहाँ आ गए। पाक ऑक्युपाइड जम्मू और कश्मीर से भी बड़ी तादाद जो वहाँ से चली वो इधर आ गई। उसको सरकार ने रिफ्यूजी का स्टेटस नहीं दिया था, उनको डिस्प्लेस्ड पर्सन का स्टेटस दिया था। सरकार का तर्क ये था कि डिस्प्लेस्ड हैं, चूंकि वो जम्मू और कश्मीर का हिस्सा जो पाक ऑक्युपाइड जम्मू और कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, मीरपुर, मुजफ्फराबाद कहा जाता है, वो भी भारत का हिस्सा है, इसलिए वहां से आए लोगों को रिफ्यूजी नहीं कहा जा सकता। अगर उनको रिफ्यूजी कहा जाता है तो फिर उस पर हमारा क्लेम कम होता है, इसलिए वहां से जो लोग आए उनको डिस्प्लेस्ड पर्सन कहा गया। डिस्प्लेस्ड वो 2 या 3 बार हुए। पहले वो कश्मीर में आए, कश्मीर से भगाए गए तो फिर वो जम्मू में आए और जम्मू में भी उनको
स्थान नहीं दिया गया तो वो दिल्ली और बाकी के देश में कहीं ना कहीं चले गए। अभी जम्मू में भी बड़ी संख्या में डिस्प्लेस्ड पर्सन रहते हैं। कश्मीर में तो हिंदुओं का हम सब जानते हैं 1989 के एक्सोडस में क्या हाल किया था। 1989 के एक्सोडस के जो लोग व्यक्ति थे उनको न तो डिस्प्लेस्ड पर्सन कहा गया और न ही उनको रिफ्यूजी कहा गया। उन लोगों को उस समय माइग्रेंट कहा गया। माइग्रेंट मतलब जम्मू कश्मीर से निकलकर वो या तो जम्मू चले गए या दिल्ली की तरफ चले आए, क्योंकि उस समय प्राण बचाना उनके लिए आवश्यक था। मस्जिदों से आह्वान किए गए थे कि अपनी महिलाएं यहीं छोड़ दो और पुरुष या तो भाग जाओ या मारे जाओगे या इस्लाम कबूल कर लो। अब ऐसी परिस्थिति में लोग वहां से रातों रात भागे। अच्छा ये था कि उस समय जगमोहन वहां के गवर्नर हुआ करते थे और उन्होंने व्यवस्थाएं भी करवा दी, लोगों को बचाने में उन्होंने मदद करी। इसका आरोप ये लगाया जाता है कि जगमोहन ने ही उस समय लोगों को वहां से डिस्प्लेस करवाया था, जबकि वहां ऐसा कुछ था नहीं। ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सोडस, ये दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार, और इसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई थी। ये खूबी है इस नरसंहार की जो कश्मीर में हुआ। अब बात ये करते हैं कि जो लोग वेस्ट पाकिस्तान से आए उनकी कई एक पिटीशनें आर्टिकल 370 के साथ थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, हमने पहले से फाइल करके रखी थी। 370 चैलेंज होने से पहले कई एक पिटीशनें थी जिसमें वेस्ट पाक रिफ्यूजीज की थी, जिसमें दलितों की थी, जिसमें महिलाओं की थी, जिसमें गोरखाओं की थी और तमाम डिस्प्लेस्ड पर्सन की थी। जो पिटीशनें सुप्रीम कोर्ट में वो कह रहे थे कि हमको 1947 में आने के बाद भी अभी तक कोई अधिकार नहीं मिला। हम वहां जो इवेक्यू प्रॉपर्टी, जो लोग पाकिस्तान चले गए, पूरे देश में लोग पाकिस्तान गए, जिन्होंने मुसलमानों ने पाकिस्तान चुना वो पाकिस्तान चले गए और बंटवारे में पाकिस्तान मुसलमानों को मिला था, हिंदुस्तान हिंदुओं को मिला था। ऐसी परिस्थिति में कश्मीर से बड़ी संख्या में मुसलमान पाकिस्तान चले गए, जम्मू से भी मुसलमान पाकिस्तान गए, लेकिन जाने वालों में 96%, जो अगर जम्मू कश्मीर से जो लोग 100 लोग गए हैं तो 96 लोग कश्मीर से थे और 4 लोग जम्मू से थे। इस तरह जो लोग भी जम्मू कश्मीर से चले गए उन प्रॉपर्टियों को इवेक्यू प्रॉपर्टी कहा गया। पूरे देश में इवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी कहा गया और इवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी को बाद में नेहरू जी को एक सनक सवार हो गई, जिसमें इवेक्यू प्रॉपर्टी की वो जो सार्वजनिक संपत्तियां थीं, जैसे इमामबाड़े थे, जैसे मस्जिदें थीं, जैसे और तमाम तरह के मदरसे थे, वो सब उन्होंने वक्त में दे दी। जबकि वो पाकिस्तान में इवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी एक्ट बनाकर वो सारी इवेक्यू प्रॉपर्टियां हो गई, चाहे वो मंदिर थे, चाहे वो गुरुद्वारे थे, चाहे वो धर्मशालाएं थी या फिर यज्ञशालाएं थी या फिर ट्रस्ट थी, वो सब पाकिस्तान सरकार हो गए। भारत में भी वो सारी संपत्तियां भारत सरकार हो गई थी, लेकिन 1954 में नेहरू जी ने वक्फ बोर्ड बनाकर वो सार्वजनिक संपत्तियां वक्फ बोर्ड को दे दी और बाकी प्रॉपर्टियों को कस्टोडियन ऑफ इवेक्यू प्रॉपर्टी दे दिया। जम्मू और कश्मीर में वो एक्ट लागू नहीं हुआ। जम्मू और कश्मीर ने अपने लिए अलग से इवेक्यू प्रॉपर्टी एक्ट बनाया, लेकिन इवेक्यू प्रॉपर्टी एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर की जो सरकार थी वो उसकी कस्टोडियन हुआ करती थी, उसके ट्रस्टी हुआ करती थी, उसकी ओनर नहीं थी। लेकिन केंद्र का जो इवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी एक्ट है उसके तहत केंद्र उसका ओनर था और जो लोग कब्जे में थे उनसे किराया लिया जाता था। जम्मू और कश्मीर में भी ऐसा ही हुआ। एक्चुअली जो लोग पाकिस्तान चले गए वो जो और उनकी जमीनें खाली हुई, एवेक्यू प्रॉपर्टी कहलाई, वहां पर जो डिस्प्लेस्ड पर्सन आए या फिर जो वेस्ट पाकिस्तान से रिफ्यूजीज आए वो प्रॉपर्टियां उनको अलॉट कर दी गई थी, लेकिन उनकी ओनरशिप कभी नहीं दी गई थी। वो प्रॉपर्टियां पहले उनको फॉर्म दिए गए, कहा कि ये संपत्तियां तुमको दे देंगे, उनको वहां बसा दिया गया। बसाने के बाद उनको कभी भी ओनरशिप नहीं दी गई और ओनरशिप न देने का परिणाम ये निकला कि वो आज भी वहां पर खाना बदोश की जिंदगी जीते हैं। मतलब वो अपने पक्के घर नहीं बना सकते, वो प्रॉपर्टियों को ओन नहीं कर सकते, वो प्रॉपर्टी के कागज नहीं रख सकते, वो सब सरकार है। केंद्र सरकार ने जब वहां प्रेसिडेंट रूल लगाया और प्रेसिडेंट रूल लगाकर 370, 35 कैपिटल ए और बाकी के जो कानून वहां पर थे वो सारे ध्वंस किए, तो उसके बाद एक बड़ा परिवर्तन आया। बड़ा परिवर्तन ये आया कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया, दोनों को केंद्र शासित बना दिया। अभी भी केंद्र शासित होने का बहुत सारे पिटीशनें कोर्ट में फाइल रहती हैं। 370 के साथ भी पिटीशनें थीं। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को कहा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चुनाव करवाइए और ये फुल स्टेट का दर्जा दीजिए। लेकिन फुल स्टेट और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट यानी कि जो
जो केंद्र शासित है, इनमें कोई फर्क सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं है। ये एक यूनिट है, यूनिट को कैसे केंद्र चलाना चाहता है वो पार्लियामेंट में कानून लाकर उसको चला सकता है। ये पहली बार हुआ था कि किसी राज्य को वो घोषित किया गया था, किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। इसके बाद ऑनरेबल कोर्ट ने यह भी आदेश किया था कि जितनी जल्दी हो सके वो वेस्ट पाक रिफ्यूजीज और उनको अधिकार दिया जाए। केंद्र शासित प्रदेश होने का परिणाम ये निकला कि वहां चुनाव हुए, लेकिन कभी भी वहां की सरकार ने जो वेस्ट पाकिस्तान से रिफ्यूजीज आए थे या फिर वहां से जो डिस्प्लेस्ड पर्सन थे, मतलब पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से जो लोग आए थे, उनको कभी अधिकार देने का प्रयास नहीं किया। ये पहला कानून आज विधानसभा में डिस्कस होने जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी है तो अपोजिशन में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बिल को लेकर आई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस उसका सहयोग कर रही है और बाकी कांग्रेस भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का सहयोगी होने के नाते, यानी कि सरकार में सम्मिलित होने के नाते कांग्रेस भी उसमें आ गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इशू तो सदैव से भारतीय जनता पार्टी का था, आखिर ये उमर अब्दुल्ला क्यों इसको लेकर आए, आखिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्या पड़ी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर लाना होता तो तब से शेख अब्दुल्ला से लेकर अभी तक उनकी ही सरकार मोस्टली रही, लेकिन उन्होंने कभी अधिकार नहीं दिए। तो फिर आज ये अधिकार देने का नंबर क्यों है? क्योंकि वहां केंद्र का शासन है और सारे राइट गवर्नर के पास हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हैं। और मनोज जी वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। आप सोचिए, मनोज सिन्हा जी बहुत ब्रिलियंट इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, IITN हैं और भारत के रेल मंत्री रहे और बड़ा अनुभव उनको है, मतलब थोरोली काम करने वाले व्यक्तियों में है, इसलिए वहां ये करना पड़ रहा है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना इंटरेस्ट है, क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है, इसलिए इसमें एक भेदभाव से बचाने का उन्होंने प्रयास किया। भेदभाव से मतलब उनका कहना भेदभाव, हकीकत यह है कि इवेक्यू प्रॉपर्टियां जो लोग रिफ्यूजीज थे, जो डिस्प्लेस्ड पर्सन थे, उनको ही अलॉट होनी थी। पूरे देश में ऐसा ही हुआ, लेकिन जो लोग उत्तराधिकार का खेल यहां खेल गए, यानी कि 5 भाई में से 4 चले गए पाकिस्तान, एक यहां रह गया, वो उत्तराधिकार ले गया। पाकिस्तान भी ले लिया 10-11 लाख स्क्वायर किलोमीटर का, और हिंदुस्तान में भी 5 में से 1 को छोड़ गए, एक ने 4 का उत्तराधिकार भी कर लिया। प्रॉपर्टी हमको ठग लिया गया, प्रॉपर्टी वैसी की वैसी रह गई। जम्मू कश्मीर में जो इवेक्यू प्रॉपर्टी बनी, उसमें लोकल स्तर पर वहां के लोगों ने भी कब्जा कर लिया। वो तो छोड़ दीजिए, कब्जा तो कश्मीरी हिंदुओं की संपत्तियों पर भी कर लिया था जब एक्सोडस हुआ। हालांकि उसके लिए कानून पास किया गया और कानून पास करके उन संपत्तियों को सेल नहीं किया जा सकता, उन संपत्तियों को बचाने का प्रयास किया गया। और अभी केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद ये कानून पास हुआ कि वो जिनकी संपत्तियां हैं, अगर वो ट्रांसफर हो गई थी तो वो रिवर्स कर दी गई और वो संपत्तियां कश्मीरी हिंदुओं को वापस दी गई। कश्मीरी हिंदू वैली में चाहें तो अपने घरों में वापस जा सकते हैं अगर वो रहना चाहें तो, लेकिन बहुत सारे प्रयास करने के बावजूद ऐसा संभव हो नहीं पा रहा है कि कश्मीरी हिंदू वैली में दोबारा जाने की कोशिश करें। उसके लिए वो दहलाने हड़काने वाले काम होते ही रहते हैं। लेकिन इसके अलावा प्रधानमंत्री ट्रांजिट कॉलोनियां भी बनाई गई हैं, जो होमलेस हो गए थे या फिर जिनके पास संपत्तियां बिल्कुल नहीं रही थी, वो अगर वैली में जाना चाहते हैं तो केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ट्रांजिट आवास योजना वहां पर बनाई है। ट्रांजिट आवास का मतलब यह था कि फिलहाल आप इन कॉलोनियों को अलॉट करके आपको दे दिए जाते हैं, फिर आप धीरे से वहां सेटल हो जाइए और अपनी संपत्तियों को वापस ले ली। लेकिन उसमें भी केंद्र सरकार सफल नहीं हो पाई कि कोई कश्मीरी हिंदू वहां जाने को तैयार नहीं है, वो सिर्फ कॉम्पनसेशन मांगता है, ऐसा लोगों का कहना है। वो वहां जाने को तैयार नहीं। उसका कारण एक और है कि वो देश भर में और संसार भर में जहां कहीं भी रहे वहां सेटल हो चुके हैं। जो जहां सेटल हो चुका है वो वापस कैसे जाएगा, इसलिए यह समस्या आती। लेकिन डिस्प्लेस्ड पर्सन को कभी अधिकार नहीं मिला, डिस्प्लेस्ड पर्सन को पहली बार। दूसरी बात यह भी है कि डिस्प्लेस्ड पर्सन को भी उस समय ये प्रॉपर्टियां दे दी गई थी, वैक्यू प्रॉपर्टियां, और जो वेस्ट पाक से आए थे उस समय उनको भी यही प्रॉपर्टी, वेस्ट पाक मतलब आज का पाकिस्तान, उस समय ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश को कहा जाता था और वेस्ट पाकिस्तान आज के पाकिस्तान को कहा जाता था, जब दोनों एक ही देश हुआ करते थे। तो वो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाक, तो यहां से जो लोग आए थे उनको वेस्ट पाक रिफ्यूजीज कहा गया। लेकिन जो बांग्लादेश से आए थे, ईस्ट पाकिस्तान से आए थे, उनको ईस्ट पाक रिफ्यूजीज कहा गया। लेकिन वो कहानियां बताने की आवश्यकता नहीं है, ममता बनर्जी वहां क्या खेल खेल रही हैं वो देखने में आता है। जो ममता बनर्जी कर रही हैं वही जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला भी कर रहे थे, यानी कि शेख अब्दुल्ला और उनका पूरा खानदान कर रहा था। इसीलिए जब भी ममता बनर्जी का कोई मामला आता है तो ऐसी परिस्थितियों में सबसे पहले
उमर अब्दुल्ला को कष्ट होता है, वही ट्वीट करके कुछ ना कुछ कहते हैं। उनको ही सबसे ज्यादा उससे समस्याएं होती हैं क्योंकि वो ईस्ट पाक रेफ्यूजीज हैं और इनके यहाँ वेस्ट पाक रेफ्यूजीज हैं। उनके यहाँ ईस्ट पाकिस्तान से मुसलमान इलीगल इमिग्रेंट हैं, इनके यहाँ वेस्ट पाकिस्तान से मुसलमान इलीगल इमिग्रेंट हैं जिनको ये अधिकार देने की कोशिश करते हैं। ऐसी परिस्थिति में इवेक्यू प्रॉपर्टी की जो कस्टोडियन हुआ करता था सरकार, अब सरकार उसकी ओनर बनने वाली है और ओनर बनके वो जमीनों का स्थायी रूप से ओनरशिप ट्रांसफर करने वाली। जिन लोगों के कब्जे में वो प्रॉपर्टियां हैं या जिन लोगों को उस समय बसाया गया था, मतलब अलॉटमेंट किया गया था, इलीगल अवैध कब्जे वालों को वो नहीं मिलेंगी। इलीगल अवैध कब्जे वालों को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन वेस्ट पाक रिफ्यूजीज को वो प्रॉपर्टी अलॉट की गई थी या फिर डिस्प्लेस्ड पर्सन को वो प्रॉपर्टी अलॉट करी गई थी या फिर 1965 के डिस्प्लेस्ड पर्सन को अलॉट करी गई थी, 1971 के डिस्प्लेस्ड पर्सन को अलॉट की गई थी जब वहां नरसंहार मचाना शुरू किया, तो उन सभी को वो प्रॉपर्टियां अलॉट की गई थी। लेकिन इसके अलावा बहुत बड़ी तादाद में शेख अब्दुल्ला ने इवेक्यू प्रॉपर्टियों को वहां लोकल लोगों को भी अलॉट कर दिया था, लोकल मुसलमानों को अलॉट कर दिया था। अब उमर अब्दुल्ला का जो इंटरेस्ट है वो ये है कि चूंकि केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए यह संभव है कि केंद्र केवल वेस्ट पाक रिफ्यूजीज और डिस्प्लेस्ड पर्सन को ही वहां सारे अलॉटमेंट ओनरशिप ट्रांसफर कर दे। जो लोकल के लोग हैं, जो उनके मुसलमान लोग हैं, उनको हो सकता है कि वो प्रॉपर्टियां ना मिलें क्योंकि वो ना तो रिफ्यूजी हैं ना ही डिस्प्लेस्ड हैं। डिस्प्लेज मैं फिर से कहता हूं, डिस्प्लेज हम उनको कहते हैं जो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से आए, और रिफ्यूजी हम उनको कहते हैं जो पाकिस्तान, आज के पाकिस्तान से आए। यानी कि पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर जो मेरा हिस्सा है, तो हम उनको रिफ्यूजी नहीं कह सकते, उनको हम डिस्प्लेज फ्रॉम दैट जम्मू कश्मीर तो दिस जम्मू कश्मीर, मतलब पाकिस्तान के कब्जे वाले, अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से भारत में वो आते हैं, उनको हम डिस्प्लेस पर्सन कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में उमर अब्दुल्ला का लाभ यह है कि वो 8 से 10 लाख कैनाल जमीनें मुसलमानों को भी देने में सफल हो जाएंगे, इसलिए वो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का इंटरेस्ट हमेशा से ये रहा है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके सभी घटक दलों का, जो संगठन है, उनका प्रयास ये रहा है कि जो हिंदू वहां से आए उनको ये संपत्तियां मिलनी चाहिए। पूरे देश भर में ऐसा ही होना था, लेकिन आज भी हम इस समस्या को सॉल्व नहीं कर पाए हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेरा मानना बिल्कुल साफ है कि जो कुछ भी हो रहा है, 90% प्रॉपर्टियां भी अगर वेस्ट पाक रिफ्यूजीज को, डिस्प्लेस्ड पर्सन को, दलितों को और जो लोग वहां आए उनको अगर अलॉट करने का यह बिल लाया गया है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। इसका मुख्य कारण केंद्र शासित प्रदेश होना है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में लेफ्टिनेंट जनरल गवर्नर को ज्यादा शक्तियां होती हैं और उसको बिल रोकने की भी पावर होती है। यह फुल स्टेट नहीं है जिसमें कुछ भी वो करते घूमेंगे। लेकिन माइग्रेंट्स के विषय में अभी भी निर्णय बाकी हैं। क्या वहां माहौल माइग्रेंट्स का बनेगा वो तो भविष्य बताएगा, लेकिन आज की तारीख में एक खुशखबरी है कि 80 साल बाद, 1947 से अब 80 साल बाद, 4 पीढ़ियां बीत जाने के बाद अब ओनरशिप के अधिकार ट्रांसफर किए जा रहे हैं। वो अपना घर बना सकते हैं, वो जम्मू कश्मीर में नौकरी कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, जम्मू कश्मीर में सरकार चुनने के लिए वोट डाल सकते हैं, और जम्मू कश्मीर में अब वो प्रोफेशनल एजुकेशन ले सकते हैं। ये आर्टिकल 35 कैपिटल ए के जाने और 370 के डाइल्यूट होने, और इसके अतिरिक्त अब ये जो बिल लाया गया है, इवेक्यू प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एक्ट, ये एक्ट मुझे लगता है मील का पत्थर सिद्ध होगा उन लाखों लोगों के लिए जो खाना बदोश की जिंदगी पिछले 80 साल से जी रहे हैं। इसीलिए उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, ये सारे काम करने हैं, और जब तक ये काम नहीं होते तब मेरा मानना यह है कि इसको केंद्र शासित प्रदेश ही बने रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।